काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पेपर था कंसेप्चुअली, और इसके न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी अच्छे थे। तो मैं जल्दी से मैं इसका सलूशन शेयर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन जो ग्राफ है वो बी होगा, और जो क्वेश्चन 2 है उसमें सारे सेल्स देखिए पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो ईएमएफ तो चेंज नहीं होगा, बाकी इंटरनल रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में जो भी कनेक्ट करेंगे तो उसके अनुसार से ए आ जाएगा। और अगर व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें जिसमें गैल्वेनोमीटर बैटरी को इंटरचेंज करने की बात कर रहे हैं तो कुछ भी चेंज नहीं होता है, मैंने आपको बताया था पहले भी। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो लेफ्ट गैप में एक वायर जो लगा उसको हीट किया गया, तो उसे बैलेंस पॉइंट किधर शिफ्ट होगा, तो बैलेंस पॉइंट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। राइट में इसलिए शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि हीट करने से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर करने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ने से वायर की लेंथ को भी इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर बैलेंसिंग लेंथ पहले 7th वायर पे थी, अब वो 9th वायर पर हो गई है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हमें रेजिस्टेंस इंक्रीज करना पड़ेगा, इंक्रीज रेजिस्टेंस इन द मेन सर्किट। मेन सर्किट का रेजिस्टेंस हमें बढ़ाना पड़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है बैलेंसिंग लेंथ शिफ्ट करने के लिए। और हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये बात कर रहा है कि इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर, मतलब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर की बात करेंगे। ये बढ़ेगा तो इसको कम कर देंगे, और VYL को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, और E1 इक्वल्स टू KL1 होता है। V कम होगा तो K भी कम होगा, K कम होगा तो लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, लेंथ को बढ़ाने का मतलब हमें शिफ्ट करना पड़ेगा B की तरफ। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 द सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। चार्ज इज मूविंग अलोंग द जंक्शन, तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है क्योंकि डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहती है इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकता है। रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है बच्चों, नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है। थ्योरी है द करंट कैरिंग कंडक्टर नेट चार्ज 0 होता है। ये तो बिल्कुल ऐसा सवाल है कि जो आपकी जुबान पर याद होना चाहिए हमेशा। अगर हम क्वेश्चन नंबर की बात करें किसकी, 10th की, व्हेन नो करंट पास थ्रू द कंडक्टर, तो इसका मतलब ये होता है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर लार्ज पीरियड इज 0। एवरेज वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा मैं 11th क्वेश्चन की बात करूं। कह रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा है, तो फिर कौन सी क्वांटिटी है जो इंडिपेंडेंट क्रॉस सेक्शन है, दिस इज चार्ज। क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, तो करंट सेम है तो चार्ज भी सेम रहेगा। अब AB इक्वल्स टू B, ये एक वो रिलेशन है, तो J इक्वल्स टू सिग्मा E से बात करते हैं, तो हम इसी से पता कर लेंगे कि क्या है, जहाँ पर E इलेक्ट्रिक फील्ड है, J करंट डेंसिटी है और सिग्मा कंडक्टिविटी है, तो उससे पता चलता है कि 12th का A होगा बच्चों, क्योंकि ये रेजिस्टिविटी पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स इज ड्यू टू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि मोशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का ही सारा खेल है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मूव नहीं कराता तो ऐसा नहीं होता। फिर इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मीन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज, क्या होगी बताओ, 14th का 0 है ना। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड द कंडक्टर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी V इक्वल्स टू EVML टाउ, टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम, तो प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, आपको पता है V प्रोपोर्शनल टू टाउ है और टाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर को व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस, 1 मिनट इसको सोच लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस B अप्लाइड कंडक्टर एट अ टेम्परेचर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं। रिलैक्सेशन टाइम इन अ कंडक्टर, रिलैक्सेशन टाइम अभी देखो ये जो लिखा था ये काफ़ी हेल्पफुल हो गया। 16 का
बी करेक्ट होगा बच्चों इस हिसाब से। अगर हम बात करें अब क्वेश्चन नंबर 17 की, तो 17 है, वी आर एबल टू ऑब्टेन द फेयरली लार्ज करंट इन द कंडक्टर। फेयरली लार्ज करंट इन द कंडक्टर, कंडक्टर में लार्ज करंट की वजह क्या होती है, आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। वी डी तो आपको पता है बहुत छोटा होता है, एरिया भी बहुत छोटा होता है, एंड तो फिर क्या चीज़ बड़ी होती है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ वेरी हाई, मतलब दिस वन इज़ वेरी हाई। ई इलेक्ट्रॉन चार्ज भी बहुत छोटा होता है, आपको पता ही है। 18th, Constantan wire is used making a standard resistance because of it has 18 negligible temperature coefficient। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से बहुत फर्क नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो सब मामला गड़बड़ हो जाता है ना। फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन वायर इज आर, द लेंथ एंड रेडियस बोथ आर डबल्ड। देखो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, कई जगह इसने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछ दिया। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यदि आप जान रहे हैं तो फिर आपको पता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी कोई कहते हैं, रो कोई कहते हैं, तो रेजिस्टिविटी तो नहीं बदलेगी, इसमें जो है दोनों को चेंज कर रहा है। इसमें देखो रेजिस्टेंस को हाफ कर रहा है और रेजिस्टिविटी रिमेन अनचेंज, तो इसका मतलब ये सही है, बाकी आप कैलकुलेशन कर लेंगे। हमें ऐसे ही क्लियर दिख रहा है, इसमें भी रेजिस्टिविटी को चेंज कर रहा है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो बदलता ही नहीं है, बिल्कुल सही है। और नाइक्रोम एंड मैग्नीन वाइडली यूज्ड इन द वायर स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ, फिर से वही सवाल आ गया करीब करीब, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा बच्चों। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द with the increase in the temperature of the conductivity। अब ये बात कर रहा है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ाने की बात कर रहा है। टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है किसका, कंडक्टर्स का, लेकिन अब ये कुछ और बात कर रहा है, कंडक्टिविटी बढ़ाने की बात कर रहा है। इसका मतलब ये मेटल्स के खिलाफ जा रहा है, तो ये मामला सेमीकंडक्टर का हो गया। तो सेमीकंडक्टर में इंक्रीज करती है, मेटल में डिक्रीज करती है, बिल्कुल सही है। अब रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल 22nd क्वेश्चन की बात कर रहा है। 22nd क्वेश्चन में सी पार्ट सही होगा बच्चों, थोड़ा सा ये डिफरेंट क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर बिकॉज ऑफ कोलिजन। अब सब हमें ऐसा लगता है, बट कोलिजन होने से पहले में दिख रहा है, क्या कह रहा है, कोलिजन ऑफ द कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज, नहीं बिल्कुल सही नहीं है। फिर क्या लैटिस की बात कर रहा है, उससे भी कुछ खास नहीं फर्क पड़ता है। सही आंसर ये है कि नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो जाते हैं कोलिजन करने से, समझ रहे हैं ना, अल्टीमेट ट्रुथ ये है, इसलिए हम सी को सही मानेंगे इस केस में। और ये तो बहुत ही आसान है, v इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। इसमें स्लोप कैलकुलेट कर लो, स्लोप कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट पे तो ये 2,0 है और ये 0,10 है, इससे स्लोप आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से सही आंसर 5 होगा। और क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो बहुत सारे बच्चों ने ये आंसर दिया है, बट ये गलत है। क्यों गलत है, अब आपको समझ लेना चाहिए कि ये क्यों गलत है। अब आप समझदार हो गए, ऐसे आंसर्स गलत नहीं करेंगे। क्यों, देखो ये क्या कह रहा है कि इक्वल लेंथ और रेडियाई ये कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में कनेक्टेड होने का मतलब समझ रहे हो, ई वी एम एल टाउ, इसका मतलब पैरेलल में वी सेम नहीं होता है। फिर आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, तो वी डी इक्वल्स टू आई अपॉन एन ई ए। पैरेलल में क्या सेम होता है, वी सेम होता है। वी सेम होने पर ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलेंगे। तो एरिया वाला कंसेप्ट तो तब आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन्वर्सली जब कंडक्टर्स किस में लगे हों, सीरीज में लगे हों, तो ये तो कंसेप्ट आएगा ही नहीं। तो लेंथ के इन्वर्सली, और लेंथ को सेम कह दिया गया, इसका मतलब ये होगा। तो कुछ बच्चों ने ये लगा दिया एरिया वाला कंसेप्ट, वो तो तब लगता है जब कंडक्टर्स सीरीज में हो। तो बहुत अच्छा सवाल था, छोटा सा क्वेश्चन बना के और ट्विस्ट किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है अ पोटेंशियोमीटर मेजर अ पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेटली। सिंपल सी बात है, ये करंट ड्रॉ नहीं करता है, एक्यूरेट वैल्यू देता है, सर्किट में करंट लेता ही नहीं है। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ईच ऑफ लेंथ 10 ओवर्स, और कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर इज आल्सो, गैल्वेनोमीटर है ना, तो जब उसने सीधे सीधे कह दिया है कि बैलेंस कंडीशन है तो फिर व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा।
और इस केस में फिर 26 में बच्चों कौन सा सही हो जाएगा बताओ, इसको आप कैलकुलेट करके देख लो। 10 + 10 20 हो गया, 1/20 1/20 1/20 करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, इसको सॉल्व करेंगे। r' इक्वल्स टू मेरे ख्याल से 10 आएगा आंसर, बोलो बच्चों। यस करेक्ट, 10 आंसर होगा। अब कह रहा है पोटेंशियोमीटर इज कंसीडर एज ए वर्साटाइल मतलब अल्टीमेट डिवाइस है, कहीं भी यूज़ करो, एक्यूरेट डिवाइस। बिकॉज ऑफ क्यों, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं कि ये नल बैलेंस और ये वो लिख रहे हैं। इसकी वजह सिंपल सी वही है जो एक्यूरेसी की वजह है। ये सर्किट से करंट ड्रॉ नहीं करता है, IG के 0 होने पर ही ये रीडिंग देता है, तो फिर सर्किट से करंट नहीं लेता है, बैलेंस कंडीशन पर काम करता है। ठीक है, इसलिए हम इसको काफ़ी एक्यूरेट मानते हैं। अब कह रहा है बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, सिंपल है, क्या होगा बताओ, 28th ए होगा बच्चों इसका। अब देखो इसमें E1 7 ये है ये कनेक्टेड, इसमें तो सिंपल E इक्विवेलेंट लगा दो। E इक्विवेलेंट लगाओगे तो E1 R2 E2 R1 प्लस R2, तो ये आपका हो गया, ये E1 इसका ये R1, ये E2 इसका ये R2, ये लग गया। अब ये लगने के बाद आपके पास जो सर्किट बनेगा वो सर्किट ये बन जाएगा, एक बैटरी हो जाएगी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा, दिस इज E इक्विवेलेंट, दिस इज R इक्विवेलेंट, और इसके साथ एक ये लग जाएगा ऐसे। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी रेजिस्टेंस है सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो 1.75 आ जाएगा। और 30th तो फिर बहुत ही आसान है, सिंपल जंक्शन रूल लग रहा है जो कि चार्ज कंजर्वेशन पर होता है ना, और करंट को आप कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स, तो V इक्वल्स टू IR होता है, और I की वैल्यू चूँकि E दे रखा है और दोनों रेजिस्टेंस इक्वल हैं RR, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा E/2 बच्चों। ठीक है, इसके बाद 32 भी बच्चों ने सॉल्व किया है काफ़ी अच्छे से, मैं देख रहा हूँ 3.6 होगा, इसमें कुछ भी नहीं, आसान सा सर्किट है। ये ज़रूर है कि 33 का C होगा, तो बच्चे आपको पता है MR इक्वल्स टू NR होता है मैक्सिमम पावर के लिए फार्मूला, जो सेल्स में हमने पढ़ा था, सेल्स के कॉम्बिनेशन में। इसको M इक्वल्स टू N इक्वल्स टू 1 लिख लें तो आपको पता है R इक्वल्स टू R पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी, दैट इज़ कॉल्ड I मैक्स करंट आने पर। ठीक है, इसके बाद हम अब केस स्टडी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। केस स्टडी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 34, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रू अबाउट द पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर के लिए कौन सा ट्रू होगा जरा उसकी बात करते हैं। तो इससे सेंसिटिविटी इज लो, गलत है। इट मेजर्स EMF इज अ वेरी एक्यूरेटली, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही है, क्योंकि फिर से वही बात है, ये सर्किट में करंट ड्रॉ नहीं करता है, रीजन वही है। इस क्वेश्चन में ज़रूर है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करने को कहा है, तो K इक्वल्स टू V/L है, B बच्चों IR होता है, दिस इज L। अभी वैल्यू रखने पर इसमें आंसर कोई मैच नहीं कर रहा है, तो फिर जो बच्चों ने मुझे बताया वो शायद 0.1 वोल्ट्स पर मीटर आंसर आएगा, तो इसमें मैच नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, आपकी कैलकुलेशन काम सही है। कह रहा है सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाई, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, आप K को कम रखेंगे V/L, तो लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, K को कम करना पड़ेगा, तो डिक्रीजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब आप जितना K कम रखेंगे उतना अच्छा मेजरमेंट होगा, लो से लो रेजिस्टेंस को भी आप बैटरी को मेजर कर सकते हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, पोटेंशियोमीटर इज एक्यूरेट एंड वर्साटाइल डिवाइस यूज, फिर से वही है, बिकॉज ऑफ, फिर से वही, एक ही क्वेश्चन को कितनी बार पूछा गया, इससे आपका एकदम कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये बिल्कुल बढ़िया से हमें समझ में आ गया। अब कह रहा है पोटेंशियोमीटर 8 मीटर पर बैलेंस हो रहा है, 2 सेल्स E1 E2 लगाए, इसका मतलब E1 E2 इकट्ठे लगा दिए, तब K इंटू L की जगह 8 लिख दो। फिर उसने क्या किया, सीरीज में लगाए थे, अब दूसरे सेल्स को कनेक्टेड इन अपोजिट, इसका मतलब E1 माइनस E2,
तब के कहाँ बैलेंस हो रहा है, 4 मीटर पे। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, E1 प्लस E2, E1 माइनस E2 इक्वल्स टू 2। इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसको इससे मल्टीप्लाई करके E1 E2 का रेशियो 3:1 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद बच्चों असर्शन रीजनिंग है। असर्शन रीजनिंग में थोड़ा सा मैं इसको भी कर लेता हूँ शेयर आपसे कि इनके आंसर्स क्या होंगे। पहले आप ये समझ लीजिए कि ABCD कैसे लिया गया है। ABCD लिया गया है ए बोथ असर्शन रीजनिंग करेक्ट और रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आप देख पा रहे हैं। और ये दोनों समझ लीजिएगा कि इनको ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है, क्योंकि हमेशा ये सेम नहीं होते, हर किसी उसमें अलग अलग तरीके से डिफाइन कर देते हैं। जैसे किसी में एक ई भी बना देते हैं, है ना। तो देखिए 39th का देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ मेटालिक वायर इज डिक्रीजेस द टेम्परेचर। बिल्कुल बात तो ठीक कह रहा है। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। रीजन क्या है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये भी सही है, पर ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन कोलिजन से आता है, तो फिर इसका मतलब बी करेक्ट होगा। अब आ जाओ इस पर, ई पर, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन प्राइमरी सेल आर रिवर्सिबल एंड सेकेंडरी सेल, ये गलत है पहली बात। और रीजन से प्राइमरी सेल्स कैन बी रिचार्ज बट सेकेंडरी सेल, ये भी गलत है। तो बोथ आर इनकरेक्ट। फिर कह रहा है कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज 0। एवरेज अरे बिल्कुल सही है, ये तो सही है। मतलब असर्शन सही है। रीजनिंग का डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली ओरिएंटेड, ये वजह भी ठीक है, रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं, तो इसका मतलब सही एक्सप्लेनेशन है। रीजन भी सही है और उसका असर्शन रीजनिंग दोनों ही करेक्ट है। इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डबल देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिकम्स हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, बात तो ये ठीक कह रहा है। एट अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, देखो वही बात कर दी उसने, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस की, EB ml तो VD इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट माना गया है, तो इसका मतलब 42 भी ए है बच्चों। 43 की बात करेंगे तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रेजिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव ओनली फॉर मेटल, बिल्कुल सही है। अल्फा जो है ना वो पॉजिटिव होता है मेटल्स के लिए। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल एंड अलाउ इंक्रीजेस, ये भी सही है बिल्कुल, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। अब हम 44 की बात करेंगे बच्चों। 40 मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट, बिल्कुल ठीक है। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं बिकॉज इनका टेम्परेचर वेरी स्मॉल होता है, ये भी सही है। अब हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे बच्चों, किलोवाट आर आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। कॉमर्शियल यूनिट होती है, इसको 1 यूनिट भी कहते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ कंज्यूम इलेक्ट्रिकल कॉमर्शियल यूनिट है, बिल्कुल ठीक बात है, ये बात तो सही कह रहा है। और किलोवाट आर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पर वोट है, पर उससे इसका संबंध क्या है, तो मुझे लगता है कि असर्शन करेक्ट है, रीजन इसका इनकरेक्ट है, तो सी आ जाएगा। फिर कह रहा है 200 वाट का बल्ब है, ग्रो द मोर ब्राइटनेस दिस 100 वाट, ये बात तो ठीक कह रहा है कि 200 वाट। फिर कह रहा है कि 100 वाट मोर रेजिस्टेंस देन, ये भी सही है, क्योंकि आपको पावर का पता है V²/R। अब आप सोचेंगे सर V²/R ही क्यों लिखा, आप कुछ और भी लिख सकते थे, VI लिख सकते थे, क्योंकि हमारी जो वायरिंग होती है घर में, डोमेस्टिक पावर सप्लाई, वो पैरेलल में होती, तो V सेम होता है, इसलिए ये फार्मूला ही लिखना उचित है। सो V²/P, तो जिसकी पावर ज़्यादा हो उसके रेजिस्टेंस कम होगा। तो 100 वाट का जो पावर है वो कम है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 46 का A होगा, दोनों ही करेक्ट हैं। अब 47 की बात कर रहा है, फ्यूज वायर मस्ट हैव हाई रेजिस्टेंस एंड नो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ताकि ये कट कुटा के दूर हो जाए और सर्किट ब्रेक हो जाए, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। फ्यूज वायर इज ए स्मॉल करंट, हाँ ये भी सही है, स्मॉल करंट के लिए होते हैं ए। अब कह रहा है कि चेन ऑफ 50 बल्ब्स, 1 रिमूव कर दिया, देन अगेन 40, एक बल्ब कर दिया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट बढ़ जाएगा। तब कह रहा है सीरीज, देन सप्लाई लाइट के डिक्रीज, लाइट की गलती हो गया पहला,
40 मोर रेजिस्टेंस कहाँ से, 50 का ज़्यादा होगा, गलत है, डी दोनों ही गलत है। अ पर्सन टचिंग एज हाई पावर लाइन्स गेट स्टक विद द लाइन्स, ऐसा तो कुछ नहीं भाई होता है ना, वो स्टक नहीं कर जाता है, वो बस जो है उसकी रीजन कुछ और होते हैं। फिर करंट कैरिंग वायर्स अट्रैक्ट द मैन टूवर्ड्स, अट्रैक्शन चक्कर नहीं है भाई ये। फिर कह रहा है कि करंट इन अ वायर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डेफिनेट, ये बात तो ठीक कह रहा है। करंट कैरिंग सो जीरो चार्ज, ये बात तो ठीक है, पर ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो सी होगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा पेपर आपको डिस्कस हो गया है, ठीक है। आप इसके आंसर्स नोट कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।